हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 8। ठीक है, हमने लेक्चर नंबर 7 में क्या पढ़ा था? हमने लेक्चर नंबर 7 में अपना मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, सो मोलैरिटी हमने क्या पढ़ा था? चलिए पीछे वाला कुछ रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले लिखिए मोलैरिटी। कंसंट्रेशन स्टार्ट किया था हमने। कंसंट्रेशन का ये थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे लिख लो। कंसंट्रेशन का टॉपिक नंबर 3 है ये। थर्ड है ये टॉपिक। मैं पीछे वाला रिवीजन करवा रही हूँ। पहले हमने पढ़ा था मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? मोल बाय वॉल्यूम, मोल ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम। ठीक है, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर। अगर वॉल्यूम इन ml में दिया हो तो हम मोल को लिखते हैं। यहाँ पे आपको m है, मोल को मैंने n लिखा था तो वो n आपको पहले बता चुकी हूँ मैं कि मोल फ्रैक्शन में नॉर्मैलिटी ये क्या कहते हैं, मोल के टर्म में कैसे लिखते हैं। सो तो इसकी जगह पे n की जगह पे क्या n1 बाई v इंटू ये v है इन लीटर। ठीक है, अगर इसको हम मोल ये ml में करेंगे तो n1 बाई v इन ml इंटू 10⁻³ 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन भी आपको दिया रहता है, तो ये मैंने लिखवा दिया था। ठीक है, और इसी इक्वेशन पे मैंने बहुत सारा सॉल्व करके दिखाया था कि अगर आपको मोल ना दिया हो, मोल की जगह पे आपको मास ऑफ द सॉलिड दिया हो तब कैसे निकालते हैं, और फिर मास फ्रैक्शन दिया हो तब कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन दिया हो तब कैसे निकालते हैं, तो वो सारा हमने देख लिया था। चलिए, तो मोल हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम स्टार्ट करेंगे नॉर्मैलिटी। ठीक है, तो हेडिंग डालो, आज का टॉपिक है, आज का सबसे पहले वाला नंबर 1 टॉपिक है, उसको डालिए नॉर्मैलिटी। इसके बहुत सारे मतलब फॉर्म निकालने दिए थे कि कभी कभी क्वेश्चन में आपको हमेशा आपको थोड़ी ना यही दिया रहेगा कि आपको बोलेगा कि एक मोल दिया हो और इसके बाद वॉल्यूम दिया हो और सीधे बोले मोल निकालने। तो ये तो 9th-10th के बच्चों को भी दिया जाता है ना, उतना ईजी है, और आपको 12th वाले बच्चों को इतना ईजी तो नहीं दिया जाएगा। और 9th-10th के लिए मैंने पिछले वाले लेक्चर जो अगर आपको नहीं देखे हैं, आप नए हो इस प्लेटफॉर्म पर, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद क्या बोलते हैं, हम इससे बैक वाला लेक्चर मीन्स 7th नंबर लेक्चर देखोगे तो आपको उसमें मैंने सारा बताया है। मैंने उसमें बताया है कि ये तो डायरेक्ट प्रोसेस हो गया, बट मैंने बताया कि जब आपको मोल ना दे के मास दिया हो या मास फ्रैक्शन दिया हो, मास परसेंटेज दिया हो, मास बाय मास, वेट बाय वेट दिया, मास और वेट सेम होता है तो वेट लेकर चलो, वेट बाय वेट फ्रैक्शन दिया हो, परसेंटेज दिया हो, फिर वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज दिया हो, उस सब पे मैंने मोलैरिटी निकालना आपको बताया है। ठीक है, तो वो सारा बैक वाला लेक्चर देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं, हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हो गए बैक वाली लेक्चर हो गई कंप्लीट। आज का लेक्चर है टॉपिक नंबर 1 मोलैलिटी। ठीक है, हमने मोलैरिटी पढ़ लिया था, RITY वाली हमने, ये मोलैरिटी, ये स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, मोलैरिटी हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं मोलैलिटी। ठीक है, हम इसमें क्या क्या कंसंट्रेशन में पढ़ेंगे वो मैंने पहले नहीं बताया था, बट इसमें जो दिया हुआ है उसके टॉपिक के अकॉर्डिंग आप पढ़ते जाओगे। मोलैलिटी नंबर 1 में मोलैरिटी पढ़ लिया हमने, 2 में मोलैरिटी पढ़ेंगे, 3 में नॉर्मैलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, एंड देन 4th इज फॉर्मेलिटी भी पढ़ लेंगे। ठीक है, फॉर्मेलिटी। ठीक है, चलो ठीक है, ये तीनों हमें कवर करने हैं। उसके बाद और सारा है, बट ये तीनों चारों मेन है, जिसमें से ये तीनों आपको ज़्यादा है, फॉर्मेलिटी उतना पूछा नहीं जाता, बट आपको दे दिएगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना, अगर मान लो समझ लेना चाहिए थोड़ा सा। चलो, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए मोलैलिटी। मोलैलिटी कंप्लीट हो गई, मोलैलिटी। ठीक है, देखिए मोलैलिटी। ठीक है, लीटी चोखा वाली लीटी। ठीक है, मोलैलिटी सबसे पहले हेडिंग है हमारा। चलिए ठीक है, हो गया। चलो, मोलैलिटी क्या होता है? अब देखो, मोलैरिटी क्या था? टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ
वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मतलब सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, जितना क्या था कि जितना मोल ऑफ सॉलिड, सॉलिड का जितना मोल था वो पूरे के पूरे एक मतलब वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम दिया हुआ आपको, एक जितना एक कंटेनर दिया हुआ, उस कंटेनर में जितना मोल सॉलिड का है उस वो हमें क्या बताता था कि वो मोलारिटी बताती थी। बट है मोलारिटी है तो मोलारिटी का मतलब होता है कि जितना नंबर ऑफ सॉल्यूट है डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब 1 kg, मतलब कोई भी वेट लिया है हमने सॉल्वेंट का, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है ये ध्यान दीजिएगा, उसमें सॉल्यूशन था इसमें सॉल्वेंट है। तो एक मतलब इसका पूरा का पूरा मान लो एक कंटेनर है, ये मान लीजिए कि हमारा ये कंटेनर दिया हुआ है, हाँ ये हमारे पास एक कंटेनर दी हुई है, उस कंटेनर में ये कंटेनर दी हुई है, इस कंटेनर में कुछ कुछ मोल होगा m1, देखिए पहले मोल से लेकर n1 मीन्स सॉलिड का मोल है, मोल ऑफ सॉल्यूट है, हाँ, और इसमें n2 इनके ये है सॉल्वेंट, ये तो आपको पता है ना, ये मैंने पहले बता रखा है, ये मोल सॉल्वेंट का मोल है, ठीक है। तो इसका हमें मोल है n2 और यहाँ पे हमें ये वेट है और ये वेट है, वेट W2 इज इक्वल टू सॉल्वेंट का वेट है, ठीक है। W1 ये होगा सॉल्यूट का वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट, ये सब चीज़ तो मैंने पहले बता रखा है। सो अब बोल रहा है कि इस वाले सोल्यूशन में जितना वेट सॉल्वेंट का है उस वेट में कितना वेट मोल सॉल्यूट का है उसको हम मोलालिटी बोलते हैं। जितना वेट हमारा सॉल्वेंट का होगा, जितना जितना आपको मान लो कि इसमें आपने 10 kg वेट है, 5 kg वेट है, पूरा का पूरा सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट और सॉल्यूट वो भी मैंने बता रखा है, सॉल्वेंट किसे बोलते हैं, सॉलिड किसे बोलते हैं। तो जिसमें हम सॉलिड पार्टिकल को घुलाते हैं, जैसे कि एक ग्लास बताया था उसमें चीनी और पानी, जो पानी है, अब देखो ग्लास का एक यही सबसे बड़ा एग्जांपल ले लो कि मान लो आप मतलब चीनी पानी का घोल बनाते हो शरबत, तो उस शरबत में जितना चीनी डालते हो उसका मोल निकालोगे और जितना लीटर, मान लो 1 गिलास पानी है, 1 गिलास पानी आपको कितना ml है, कितना लीटर है, वो तो ml में ही आएगा, लीटर तो नहीं आएगा। तो जितना ml है पानी का, उस पानी में कितना सॉल्यूट है उसका फ्रैक्शन निकालते हैं, तो उसको हम मोलालिटी बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। और उसी ग्लास का पूरा ml, पूरा का पूरा वॉल्यूम जितना आया, तो उस वॉल्यूम में क्या कहते हैं ये, लेकिन हमारा वो पानी का kg लेना पड़ेगा, वेट लेना पड़ेगा। तो पानी हमें जितना पानी मतलब हमारा हुआ, अगर वॉल्यूम लेंगे और वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो मोलारिटी आ जाएगी, लेकिन हम कितना सॉल्यूट में मिलाए हैं तो वो हमारा वेट आ जाएगा, वेट कितना सॉल्वेंट उसमें है तो उसका वो वेट हमारा, वेट से डिवाइड करेंगे, सॉल्वेंट के वेट से, सॉल्यूशन के वेट से नहीं, सॉल्वेंट के वेट से, तो हमारा मोलालिटी आ जाएगा, ठीक है। तो मोलालिटी का डेफिनेशन लिखिए, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के वेट में, मतलब जितना वेट सॉल्वेंट, ये याद रखना, ठीक है, ये ठीक है, ये याद रखना, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के वेट में कितना डिसॉल्व है उसको हम बोलते हैं, इज नोन एज इट्स मोलालिटी, नोन एज इट्स मोलालिटी, ठीक है, ये वाला ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए हो गया, हो गया। और ये है, अब इसी को देख लो, ठीक है, और इसको हो गया। अब फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, ये हो गया मोलालिटी, इट इज़ डिनोटेड बाय, ये वाला याद रखिए, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m, ये देखो वहाँ पे हमने मोलारिटी को किससे से डिनोट करा था, कैपिटल M से, और ये हमारा है स्मॉल m से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई इक्वेशन में अगर आपको कोई फॉर्मूला भी देता है ना, फॉर्मूला में अगर आपको देखना, सबसे पहले यूनिट देखना, अगर कभी कभी होता है ना
कि ज़्यादा इजी करने के लिए क्या कर सकता है वो, कि यूनिट क्वेश्चन अपने ही ये दे देगा कि अगर उसमें क्या सॉल्व नहीं करना पड़े। तो देखो 4 ऑप्शन दे देगा, चारों ऑप्शन में 4 का ऑप्शन है कैपिटल एम दे दिया यूनिट, एक का स्मॉल एम दे दिया। तो अब आप उसमें पूछ लिया कि आपको मोलालिटी निकालने का, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हो सकता है दे सकता है, इतना ईजी वो देते नहीं है। बट मान लो दे दिया आपका IQ चेक करने के लिए, कि IQ लेवल आपका कितना है वो चेक करने के लिए, कि आप कितना जल्दी प्रेजेंस ऑफ माइंड के मतलब कितना जल्दी कैच कर सकते हो, कि सोच भी सकते हो कि इस लेवल का क्वेश्चन भी देता है कि नहीं देता। मान लो कभी दे दिया तो आप सीधे क्या करोगे, मोलालिटी देखोगे, उसका यूनिट देखोगे, पहले तो हम सॉल्व करने लगते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे और वो हमारा क्या होगा, टाइम टेकिंग, मतलब टाइम बचाने का सबसे इजी ट्रिक है कि वो क्या कर देगा कि सबसे पहले आप ऑप्शन देखो, आप देखो भाई ये तीनों तो एम कैपिटल एम दिया है, ये स्मॉल एम दिया है, तो स्मॉल एम अब मोलालिटी को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप क्या करोगे, सीधे सीधे उस पर टिक लगा दोगे। अब गलत हो सही हो आपको सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। मान लो कि वो क्वेश्चन का आंसर गलत भी है, फिर भी आप उस पर टिक लगा रहे तो बोनस पॉइंट मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपने उसका यूनिट सही तो किया है, कैलकुलेशन गलत है सही है मैटर नहीं करता, आपने कैलकुलेशन नहीं किया बट उसका यूनिट तो सही है ना, तो 100% मोलालिटी ही होगी। तो ये हमें दिमाग प्रेजेंस ऑफ माइंड के क्वेश्चन होते हैं ऐसे, लेकिन ऐसा देता नहीं। मान लो इनके सभी कभी फ्यूचर में दे दे, NTA का मन बदल जाए, वो थोड़ा लेवल पे आ जाए तो ठीक है। चलो ये हो गया, समझ गया। चलो अब इसका ये लिखो, मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है, M इज इक्वल टू, हमने तो इक्वेशन पढ़े, अब क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इन kg। ये देखो याद रखिए, यू इन kg, वो इन लीटर था, ये kg, एक kg में, ये kg में है। तो अब देखो हमने इसको कैसे लिख सकते हैं हम, N2 N1, हाँ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, N1 बाई वेट W2 इंटू ये N1 बाई W2 लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म ये मैंने पहले बता रखा है, देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू N2 और वेट ऑफ इन kg लिख लो यहाँ, इन kg। देखो समझ गए, ये हो जाएगा। अगर kg में ना दिया हो तब क्या होगा, N1 बाई W2 इंटू 10⁻³ इफ़ ये ग्राम में दिया हो तो। समझ आ गया, N1 W2 ये तो आपको पता है ना, ये वाला समझ आ गया। चलो नोट कीजिए, अब इससे आगे बढ़ेंगे। चलिए हो गया, देखो अब ये हो गया। चलो देखो अब हमें दिया हो कि M निकालना है, ठीक है। तो पहले एक फॉर्मूला लिखिए, फिर मैं बताऊंगी कैसे आए। तो मोल ऑफ सॉल्यूट बाय डेंसिटी इंटू वॉल्यूम सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। निकाल सकते हैं ये, देखो समझ आया, इन लीटर, ये वाला इन kg, ये ध्यान दीजिए, इन kg। देखो ये कैसे समझ आया, ये कैसे हुआ। सो मोल ऑफ सॉल्यूट बाय डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, SOLN मतलब सोल्यूशन, माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इन kg। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, ये एक फॉर्मूला है। देखो अगर आपके पास ये हमारे पास क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट ना दिया हो तो, ठीक है, अगर आपके पास डायरेक्ट मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया है, इफ मास ऑफ सॉल्वेंट डजंट गिवन, ठीक है, ये वाला इसी के लिए है। जब हमें मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया है तो हम मास ऑफ सॉल्वेंट कहीं ना कहीं से निकालेंगे ना। तो एक पूरा सोल्यूशन दिया होगा, उसमें क्या होगा, लिखा होगा कि
कि इतना केजी वेट है सॉल्व, कोई मान लो कि एक एग्जांपल के लिए ले लो, एक एग्जांपल ले लो ऐसे ही, इसका सॉल्व कर लेना आपसे, मैं ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ। देखो एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो ऐसे, इफ़ 30 ग्राम ऑफ NaOH गिवन NaOH सोल्यूशन, ठीक है, NaOH सोल्यूशन गिवन solution is given if 30, देखो ठीक है, चलिए यहाँ पे से एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये समझ आ गया। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इफ 30 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 40 ml of solution, ठीक है, then find the molality, देखिए of NaOH बोल रहा है इस सोल्यूशन की मोलालिटी निकालने के लिए, ठीक है। अब डेंसिटी आपको दी हुई है, मान लो डेंसिटी इज इक्वल टू दिया 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। अब देखिए आपको इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको इस क्वेश्चन में 30 ग्राम W1 दिया हुआ है, आपको इस इक्वेशन पे लाना है, तो ठीक है, आपके पास दिया क्या है, ये दिख रहा है आपको, थोड़ा सा कम दिख रहा है बट एक मिनट सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व कीजिए, 30 W1 कितना दिया है आपके पास 30 ग्राम, हाँ, बट मोलालिटी लाने के लिए आपको W2 की भी ज़रूरत है, जो आपको इसमें नहीं दी हुई है। M2 मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, मॉलिक्यूलर वेट M2 और MWT ऑफ NaOH कितना होता है बताओ, NaOH मतलब 23 प्लस O का होगा 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 24 प्लस 16 इज इक्वल टू 0, 40, ये 40 हमारी आ गई NaOH की मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। हाँ अब देखो हमारे पास इतना सॉल्व कीजिए पहले, चलिए हो गया, चलो यहाँ तक देख लिए, अब देखिए आगे, देखो ऊपर वाला भी रब कर देती हूँ, चलो ठीक है, कहाँ तक आ गया 40 ग्राम। अब हमें निकालना क्या है, इसमें आपको इसमें डेंसिटी भी दी हुई है इतनी 1.2, आपको डेंसिटी दी हुई है 1.2 ग्राम, ठीक है, सॉल्यूशन दिया है 400 ml। अब हमें निकालना क्या है, मोलालिटी बोल रहा है, तो मोलालिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, स्मॉल m निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले मोल चाहिए, किसका, मोल ऑफ, इसमें हमें NaOH की, बाय वेट निकाला है, सॉल्वेंट का तो नहीं दिया है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ NaOH, यही चाहिए। ये दिया है हमारा किस चीज़ में, ग्राम में, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो समझ गया, मोल ऑफ सॉल्यूट कितना होगा 30 बाई मोलर मास 40 हो गया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 400, देखो ये ml में दिया है, ये ध्यान देना, ml इंटू वेट कितना दिया है, डेंसिटी दिया है 1.2 इंटू ये है ग्राम बाई ml है, समझ आया। ये दिया हमारा वेट कितना दिया है 30, ये दिया है ग्राम में, समझ गए, तो ग्राम में है तो सारे को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इतना समझ आ गया। देखो ठीक है, तो अब क्या होगा, इसको इससे कैंसिल कर दो, 3/40, अब ये देखो इंटू 10⁻3, ठीक है। अब देखो ये ml से ये ml कट गया, तो ये कितना, ये क्या बचा हमारा ग्राम, तो ये हो जाएगा अब 40, ये इसको हटा दीजिए, तो ये 12 4 जा 48, 48 इंटू 0 हो गया, ये कितना आया हमारा ग्राम में आया, ठीक है, और ये हमारा 30 ग्राम में पहले से था,
ठीक है, चलो हो गया। अब करो 3/4 इंटू, इसको 480 से माइनस करेंगे 30 तो कितना आएगा 450। ग्राम में है तो इधर हमने इसको जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा 1000 हो गया। 10⁻³ थी ना तो 1000। अब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना ये होगा 15 होगा। चलो तो यहाँ पे कर दिए, कितना आया, इस जीरो से इस जीरो को हटा दीजिए और ये हो जाए 400 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 25, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 25/15। समझ आ गया। चलो तो फिर इसको हम अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3। 5/3 ये अप्रॉक्स आएगा 1.66 मोलैलिटी। समझ आ गई। देखिए समझ आ गया इस क्वेश्चन को, मतलब अगर ऐसा दिया हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, चलो नोट कीजिए। समझ आ गया। चलिए ऐसे ही इसके साथ साथ क्वेश्चन करोगे ना, लिखा रहेगा ना, तो आप जब ऊपर देखना फॉर्मूला उसके नीचे क्वेश्चन, तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करते हैं। समझ आ गया ये वाला। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो एक क्वेश्चन है, चलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH mole fraction of NaOH in solution is equal to दिया हुआ है 0.4, ठीक है। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन 0.4 दिया है। सो अब पूछ रहा है कैलकुलेट मोलैलिटी, तो कैलकुलेट करने तो बोल रहा है मोलैलिटी, ये मोलैलिटी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अब देखो क्या दिया है आपको, मोल फ्रैक्शन का फॉर्म दिया है, इसी से हम एक इक्वेशन एनालाइज करेंगे। मोल फ्रैक्शन दिया है लेकिन निकालने बोल रहा है मोलैलिटी, तो मोलैलिटी कैसे निकालोगे। सबसे पहले देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला तो पता ही आपको, ये हमें सबसे पहले मोल चाहिए सॉलिड का, अब मास चाहिए सॉल्वेंट का। तो अब हमारी ये दोनों आ गई तो हमारी मोलैलिटी आराम से आ जाएगी। वो डिपेंड करता है, ग्राम में होगा तो हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, लीटर में होगा तो वैसे ही छोड़ देंगे। तो सबसे पहले देखो इसमें दिया क्या है, हाँ एक है मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, सॉल्यूशन में है मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू NaOH दिया है। देखो ये आपको पता है x1 मैंने क्यों लिखा, हाँ ये आपको अगर नहीं पता है तो जाके बैक वाला लेक्चर देखिए तो आपको पता चल जाएगा। वैसे सब बहुत बच्चों को पता होगा, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का होता है तो हम उसको XN1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा NaOH सॉल्यूट है ना, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सॉलिड का मोल फ्रैक्शन हमारे पास दिया हुआ है, तो सॉल्वेंट का कितना होगा, हाँ ये मैंने बताया था कि x1 + x2 इज इक्वल टू 1 होता है, ये बताया था ना मैंने। यहाँ पे क्या है, ये x1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और x2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो ये 1 होता है। ये दोनों का सम इक्वल होता है सोल्यूशन के इक्वल। यहाँ पे फ्रैक्शन में टर्म में है तो मैंने बताया भी था 1 कैसे आता है, कि जब इसको x1 n1 + n2 करेंगे प्लस n2 n1 + n2 करेंगे तो इज इक्वल टू यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये मैंने आपको बताया है कि 1 कैसे आया। सो मैंने पूरा क्लियरली एकदम पूरा लिख के दिखाया था कि कैसे 1 आता है, तो आपको पता है। तो चलो अब हमारे पास x2 कैसे निकल जाएगा, x2 इज इक्वल टू 1 - x1, तो 1 हमारे पास है -0.4 इज इक्वल टू 0.6। समझ गए। चलिए x2 इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। देखो
अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ गई। अब देखो, अब हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी हमें पता चल गया 0.6। अब मैंने क्या बताया था कि जब सोल्यूशन में आपको मेंशन ना हो कि सॉल्वेंट क्या है तो हम क्या लेके चलते हैं, वाटर को सॉल्वेंट लेके चलते हैं, ये बताया था ना मैंने। हाँ, तो देखो यहाँ पे हम वाटर का सॉल्वेंट लेके चलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमें सीधे सोल्यूशन लिखा हुआ है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मीन्स वाटर। यहाँ पे हम सॉल्वेंट को वाटर लेके चलेंगे, ठीक है, समझ गया। चलो अब देखो, अब हमारे पास सॉल्वेंट आ गई, मोल फ्रैक्शन इसकी आ गई, इसकी आ गई। मोल फ्रैक्शन है और बहुत कम अमाउंट में है तो उसको हम मोल के इक्वल भी मान लेते हैं। तो यहाँ पे पहले अब इसका सॉल्व वेट आ गया, तो ये मोल पहले यहाँ पे आ नहीं जाएगा, आप नोट कर लीजिए इतना, मैं फिर उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। चलो चलो हो गया, इस साइड का रब कर दो बस, ये इधर नीचे रहने देंगे, इसको नहीं मिटा देते हैं। चलो ये नोट कर लिया होगा आपने, चलो ठीक है। तो अब देखो, मैंने बोला था कि जब बहुत कम अमाउंट पे x1 ये मोल हो तो उसको हम मतलब मोल फ्रैक्शन हो। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, x1 का मतलब हुआ हमारा कि इतना n1 बाय टोटल ऑफ n1 प्लस n2, यही होता है ना हमारा। हाँ, n1 बाय n1 प्लस n2। अब ये तो n1 आपको पता है ना क्या होता है। हाँ, n1 इज इक्वल टू क्या होती है हमारी, मोल ऑफ सॉल्यूट, n2 इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे लिखिए क्या है हमारा, निकालना है मोलैलिटी। मोलैलिटी की जगह पे आप कर दीजिए n1 निकालना है। सबसे पहले इसको मोल फ्रैक्शन से नॉर्मैलिटी निकाल लो, तो x1 इज इक्वल टू n1 बाई n1 प्लस n2। इधर कर देंगे तो यह हो जाएगा x1 n1 प्लस n2। ये वैसे भी आप निकाल सकते हो कि जब मतलब दोनों का दोनों फ्रैक्शन में n1 प्लस n2 है तो कैंसिल हो जाएगी, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ एक क्वेश्चन में ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि कैंसिल कैसे हो रही है, ठीक है। मैं वैसे भी सॉल्व कर सकती थी इसको, ठीक है। इज इक्वल टू हमारा n1 आ गया, मोल ऑफ सॉलिड आ गया, ठीक है। तो x1 की जगह पे क्या डाल देंगे हम, 4 बाई n1 प्लस n2 इज इक्वल टू n1 हमारा आ गया। अब वैसे ही n2 भी निकाल लेंगे, n2 इज इक्वल टू 0.6, यहाँ पे x2 की जगह पे x2 इंटू n1 प्लस n2 हो जाएगा। चलिए अब है मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट n1 बाई, अब यहाँ पे है n1 n2 इंटू, देखो मोल है तो मोल के साथ हम क्या कर देंगे, मास निकालना तो मोलर मास से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा। मोल इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास, वेट बाय ये गिवन वेट है, ये मैं बार बार लिखवा रही हूँ, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, बाय मोलर मास, मोलिक्यूलर मास और मोलर मास, मोलिक्यूलर वेट, ठीक है। चलो तो हमें निकालना क्या है, इसमें हमें गिवन वेट दिया निकालना है तो मोलिकुलर वेट से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। वेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, मोल n2 इंटू मोलिकुलर वेट, ठीक है। तो यही मैं बोल रही हूँ, यही बोल रही हूँ ना कि आपको यहाँ पे n2, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, मास चाहिए ना, वेट, यहाँ पे W2 चाहिए, W2 चाहिए, तो W2 की जगह पे हम क्या डाल रहे हैं, n1 बाई W2 है, ये W2 है ना, वेट है सॉल्वेंट का, तो n2 इंटू MWT, समझ आ गया, n2, यहाँ तक समझ आ गया कैसे हुआ सो। हाँ चलिए नोट कीजिए। चलो हो गया, हो गया। चलिए क्वेश्चन मिटा दे रही हूँ, ऊपर लिख लेंगे हम, ठीक है। देखो अब है ये वाला, देखो इक्वेशन m इज इक्वल टू n1 की जगह पे क्या था, क्या था ये हमारा इक्वेशन, क्या था, वेट NaOH का था ना, एक मिनट क्वेश्चन, हाँ ये देखो, ये पुट कर दीजिए, ये वाला मैंने निकाला रखा है ना, यही निकालते हैं, ये इसी से हो जाएगा। n1 है तो ये हो जाएगा W.4 इंटू n1 प्लस n2, n1 की जगह पे हम डाल सकते हैं ना उसको, और फिर n2 की जगह पे ये वाला, n2 की जगह पे ये डाल देंगे, 0.6
N1 प्लस N2, ये तो आ गया। और WMT मतलब वाटर का है, ये है मोल ऑफ वाटर लिखे थे ना हम लोग, हाँ सॉल्वेंट वाटर ही लेके चलते हैं, इंटू 18, ठीक है, समझ गया। चलो तो अब ये दोनों कैंसिल, इज इक्वल टू 0.4 बाई 0.6 इंटू 18, समझ आ गया ये। इसको हम स्टार्टिंग में भी लिख सकते थे, बट हमने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं लिखा, मैंने इसको इसलिए नहीं लिखा स्टार्टिंग में कि आपको समझ आ जाए कि एग्जैक्टली ये दोनों जो मोल फ्रैक्शन का जो अगर रेशियो हो ना, कि रेशियो मोल फ्रैक्शन का निकालने को बोला जाए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल के इक्वल भी आता है। ये भी मैंने इक्वेशन में लिखवा रखा है, जब मैंने मोल फ्रैक्शन लिखाया था तो उसको मैंने ये करके लिखवाया है आपको, देखो x1 बाई x2 इज इक्वल टू n1 बाई n2। ये भी मैंने आपको मोल वाले में, मोल फ्रैक्शन वाले में एक नोट्स में ये लिखवाया है, बट वहाँ पे मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था, बट नहीं किया था शायद, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि एक्चुअली में N1 प्लस N2 कैंसिल कैसे हो गया, ठीक है। तो आपको कभी कन्फ्यूज़न ना हो, पूरा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाता है ना। अब देखोगे इसको तो आप अब कभी भी ऐसे ही लगा लेना, तो अब समझ आ जाएगा। चलिए तो यहाँ तक आपको समझ आ गया, नीचे का रब कर दूँ, चलो देखो, ठीक है। और ये हमारा क्या है, इसको हम ग्राम में लेते हैं, तो ऑब्वियस है इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 18 इंटू 1000, समझ गया। चलो 9000/27 ये होगी, तो ये अप्रॉक्स क्या हो जाएगा हमारा 40 से कम आएगा, है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे 5 रहता तो पूरा 40 आ जाता, तो 40 से कम आएगा। और ऑप्शन में आपको 40 से कम दिए होंगे, उसको आप 40 से थोड़ा सा कम, लाइक 37, 38, 36 तो आ जाएगा। चलो हम सॉल्व भी कर लेते हैं। 27 3 जा 1 6 7 71, 8 होगा ना, 2 जा होता है 21, 81 910, 7 से कर लो 49 4, हाँ 37 आएगा, 37 पॉइंट समथिंग आएगा, 37.1 ले लियो एम, समझ गया कैसे आया, तो समझ आ गया। चलो ठीक है, चलिए हो गया। चलो चलो एक क्वेश्चन और कर लो। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना ये, हाँ 20% वेट बाय वॉल्यूम दी हुई है। सोल्यूशन ऑफ NaOH सोल्यूशन ऑफ NaOH की 20% वेट बाय वॉल्यूम हमारे पास दी हुई है। हुज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू है 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। ये मोलैरिटी का क्वेश्चन है, मोलैलिटी नहीं है, बट लिख लीजिए। ये लास्ट में जो क्वेश्चन कराती हूँ ना मैं, रिलेशन वाला, रिलेटेड, तो वही क्वेश्चन है, शायद इसी को इसमें लिख लिए हैं, तो कोई बात नहीं, ये भी तो सॉल्व कर ही सकते हो। ये तो फाइंड मोलैरिटी, चलो इसका मोलैरिटी दिया हुआ है, मोलैलिटी नहीं दिया हुआ है, चलो ठीक है, तो ये तो इजी में हो जाएगा। मोलैलिटी है, मोलैरिटी है, मोलैलिटी ही है, मोलैलिटी ही, सॉरी
चल दोनों सॉल्व कर सकते हैं, मोलारिटी भी निकाल सकते हैं, मोलालिटी भी निकाल सकते हैं। मोलारिटी निकालोगे तो इजी है, इसमें आपको क्या है वॉल्यूम दिया ही हुआ है। हाँ पहले मोलालिटी निकालो, मैं बोल दी हूँ तो दोनों निकाल देते हैं। पहले लिखो मोलारिटी भी निकालेंगे एंड मोलालिटी भी निकालेंगे, ठीक है। तो मोलालिटी तो आराम से आप निकाल सकते हो। मोलारिटी देखो कैसे है, पहले मोलारिटी ही निकाल देते हैं, बोल दिए हैं तो। देखो इस मोलारिटी निकालने के लिए क्या है, सबसे पहले मोल बाई सॉलिड का है, वॉल्यूम सॉल्यूशन का है। ये तो इजी है, ये तो सीधे हो जाएगा अगर है। देखो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये होता है, हम बताए हुए हैं कि ये वेट होता है किसका, सॉल्यूट का। और ये किसका होता है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया ही हुआ है। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दे दिया है, तो क्या कर दोगे सीधे, ये वेट दिया है तो वेट है तो 20 वेट बाई 40, NaOH का वेट मोलिकुलर वेट 40 होता है, अभी मैंने बताया, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आपका 100। ये दिया है ml में दिया होगा ये पक्के से, इंटू 10⁻³ हो गया 1/20। देखो 1/2 है, ये इतना हो गया। चलो अब क्या हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 5, तो हमारी मोलारिटी कितनी आ गई, 5m मोलारिटी, ठीक है। हाँ लेकिन हमें निकालना मोलालिटी भी है। चलो अब मोलालिटी निकालते हैं। तो मोलालिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल तो वैसे ही निकालेंगे, मोल बाई क्या हो गया ये हमारा 40। हाँ मोल तो आ गई, अब हमें निकालना क्या है, मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो मास निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पहले मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि सॉल्यूशन के पूरा मास में से सॉल्यूट का मास माइनस कर देंगे तो हमारा सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। और सॉल्यूशन का मास नहीं दिया है तो क्या करेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। चलो ये क्वेश्चन जो पहले वाला कराया था ना मैंने एक क्वेश्चन, उसी पे है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, D इंटू वी ऑफ सोल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इंटू 10⁻³ चलिए 1/2 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 100 इंटू 1/2 माइनस वेट कितना है 20। चलिए समझ गया, 2 3 लिख लो, कैंसिल 120 माइनस 20 2 इंटू 100। देखो चलो इसका दोनों का वेट मोलालिटी और मोलारिटी दोनों इक्वल आ गया, देखिए। चलो नोट कर लो, चलिए हो गया। चलो अब इफेक्ट वो डालिए, क्या होते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट किस पे होता है, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। देखो देखो नंबर 1, टेम्परेचर does not affect amount and mass, ठीक है। मोल भी होगा, अमाउंट और मोल मास सेम ही है, मोल, ठीक है। जो है टेम्परेचर है जो भी है, जो अमाउंट में हो, मास पे हो, मोल में हो, उस पे वो अफेक्ट नहीं, टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं है। अमाउंट का मतलब क्या हुआ, कितना वेट है, मतलब कितना केजी है, केजी में टेम्परेचर का क्या इक्वल, उसमें टेम्परेचर उस पर कोई है ना, जहाँ पे यहाँ पे जितना आपका वेट होगा उतना ही आपका दूसरे जगह पे, मतलब ठंडा में डाल दो, गर्मी में डाल दो, कहीं भी, तो उसका कोई मैटर नहीं है, टेम्परेचर पे उसको कोई भी इफेक्ट नहीं होगी। जो जितना यहाँ है उतना ही आपका फ्रिज में भी होगा, उतना ही आपका गर्मी कोल्ड स्टोर में होगा, या फिर उतना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ, मान लो कि हमारा
हमारा टेम्परेचर नॉर्मल है। लेकिन अगर श्रीनगर में जाओगे, मतलब कश्मीर में, तो वहाँ का टेम्परेचर हमसे बहुत लो है ना, तो वहाँ पे भी जितना केजी यहाँ पे हमारी जो राइस होगी उतना ही केजी वहाँ पे भी होगी, ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगी, ठीक है। टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं है, जितना मोल हम यहाँ पे किसी भी सामान को खरीदेंगे उतना ही हमारा श्रीनगर में भी हो, इतना ही मोल होगा, ठीक है। आप दे देखो नंबर 2 एग्जाम्पल क्या होगा इसमें, मोलैलिटी। देखो मोलैलिटी क्या होता है हमारा, ये होता है मोल बाय मास। मोल बाय मास, मोल भी इफेक्ट टेम्परेचर पे इफेक्ट नहीं करता, मास भी टेम्परेचर पे इफेक्ट नहीं करता, तो मोलैलिटी भी हमारी टेम्परेचर पे इफेक्ट नहीं करेगी, सेम ही रहेगी। नंबर 2 टेम्परेचर डज इफेक्ट, देखो करता है, डज अफेक्ट किस चीज़ को करेगा ये, हाँ ये हमारा ये टेम्परेचर इफेक्ट किसको करता है, जो वॉल्यूम कंसंट्रेशन हो, इस सब चीज़ पे हमारा ये, इसको रेट से लिख लो, इसको यहाँ से लिख लीजिए, ये होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम जिस चीज़ में होगा ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, जिस चीज़ में वॉल्यूम आ गई, जिस चीज़ में वॉल्यूम आ गई वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो वेरी करेगी। वेरी मतलब चेंज, जैसे जैसे हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसका घटता बढ़ता रहेगा, ठीक है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगी टेम्परेचर घटेगी, उस पर वो पूरी के पूरी तरह निर्भर करती है, ठीक है। चलो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मोलैरिटी। अभी हमने पढ़ा मोलैरिटी क्या होता है, वॉल्यूम पर डिपेंडेंट है, क्योंकि हमको मोल ऑफ सॉल्यूट वो तो डिपेंड नहीं करेगी, लेकिन मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट करेगी ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। हाँ आगे पढ़ोगे आप नॉर्मैलिटी, अभी मैं पढ़ाऊंगी नॉर्मैलिटी, ये भी है। नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू होता है कि ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, हाँ, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के वॉल्यूम, तो ये भी डिपेंड करेगा, ठीक है। और एक और आगे हमें पढ़ना है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी तो ये हो जाएगा, ये भी डिपेंड करेगा, ठीक है। हाँ इसमें लिख लो मोल फ्रैक्शन, और सारा बहुत सारा है, मोल फ्रैक्शन भी डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर पे। मास परसेंटेज ये भी नहीं डिपेंड करेगा, मास है ना, मास परसेंटेज में जहाँ पे जितना लोगे वही आपका ठंडा जगह पे वही होगा, और फिर राजस्थान में भी यही होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। ये सब चीज़ जिसमें मास आ गया, मोल आ गया, बस मास और मोल, ऐसा नहीं मास मोल दोनों का कॉम्बिनेशन है, मास और वॉल्यूम दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो वो नहीं, सिर्फ जिसमें मास आ गया मोल आ गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर पे कोई डिपेंडेंट नहीं है, वो टेम्परेचर से उसका कुछ लेना देना नहीं है। जहाँ जितना टेम्परेचर जहाँ है वहाँ है, उससे उसको कुछ मतलब नहीं है। जितना हमारा बिहार में होगा, जितना हमारा श्रीनगर में होगा, उतना ही हमारा क्या बोलते हैं सबसे ठंडा गर्मी जगह कौन सा है, राजस्थान में होगा, राजस्थान में होगा, ठीक है। चलो ये तीनों लिख लीजिए परसेंटेज वाला, फिर नॉर्मैलिटी पढ़ते हैं। चलो लिखिए, हो गया। हेडिंग डालो नॉर्मैलिटी, ठीक है। चलो लिखिए, टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, देखिए यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, सारा सॉल्यूट से ही रिलेशन है, ठीक है, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है। हाँ बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का जितना ग्राम इक्विवेलेंट है वो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में जितना होता है, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मैलिटी, ठीक है। इट इज डिनोटेड
बाय कैपिटल एन, ठीक है। देखो कैपिटल एन से इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका इक्वेशन लिखो, क्या होगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो जाएगी हमारी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये याद रखना, ठीक है। चलो फिर ml में करोगे तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है, नोट कर लो। चलिए चलिए, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब लिखिए फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ठीक है। चलो फॉर्मेलिटी क्या होता है, हाँ? ये इंग्लिश वाली फॉर्मेलिटी नहीं है जो फॉर्मेलिटी निभाने का, फॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट, ठीक है। लिखा ये होता है कंसंट्रेशन, एक मिनट, कंसंट्रेशन ऑफ एन आयोनिक, देखो आयोनिक सब्सटेंस that exist in volume of solution, ठीक है, समझ गए। It is denoted by कैपिटल F, ठीक है, कैपिटल F पे डिनोट करता है। बस मोलारिटी दोनों mm से है ना, इसलिए एक को कैपिटल M, एक को दूसरा S स्मॉल m मान दिया गया। इसका यही रीज़न होगा, और कोई रीज़न ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इस वाले, ठीक है, और इसका रीज़न नहीं है, ठीक है, ठीक है। इसका लिख लीजिए, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम फॉर्मल मास of solute by volume of solution। देखो इस सब में वॉल्यूम आ रहा है ना, मोलारिटी में, मोलालिटी में, मोलालिटी नहीं, मोलारिटी में, नॉर्मेलिटी में, फॉर्मेलिटी में, सब में क्या आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसीलिए ये क्या है, सब टेम्परेचर डिपेंडेंट है। चलो ठीक है, नोट कर लो। यूनिट लिखना है तो इसका यूनिट लिख लो, यूनिट हो जाएगा इसका फॉर्मेलिटी बाय मीटर क्यूब। इसको फॉर्मल को फॉर्मेलिटी बाय मीटर क्यूब बोलते हैं। और जो इसका था क्या बोलते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट बाय मीटर क्यूब। इसका लिखना है, अगर नॉर्मेलिटी का यूनिट लिखिए, मैंने वहाँ नहीं लिखवाया नॉर्मेलिटी, यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट बाय इक्विवेलेंट बाय मीटर क्यूब, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। चलो हो गया, चलिए फिर ऐसे ही है कुछ, ठीक है, क्वेश्चन करो। देखिए क्वेश्चन नंबर जो भी है डाल लेना, 4 5 होगा शायद, ठीक है। आप लिख लेना क्वेश्चन नंबर। लिखा हुआ है इन विच मोड ऑफ एक्सप्रेशन, इन विच मोड
of expression the concentration of solution remains independent of temperature। देखो ए में है मोलैरिटी, बी में है नॉर्मैलिटी, सी में है मोलैलिटी, डी में है फॉर्मेलिटी। अब देखो समझ आ गया। चलो अब बोल रहा है, ये अभी मैंने पढ़ाया आपको, ये बोल रहा है क्या कि आपको एक्सप्रेशन बताना है जिसमें टेम्परेचर पे डिपेंड ना करे, इसमें से कौन सा है जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट ना है। तो आपको सब पता ही है, ये इज इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल बाई वॉल्यूम सॉलिड का। हाँ, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम। फॉर्मेलिटी क्या होता है, फॉर्मेलिटी ग्राम फॉर्मल इक्विवेलेंट आयनिक का बाय वॉल्यूम। नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। देखे तीनों वॉल्यूम पे डिपेंड है, लेकिन ये तीन वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं है। सो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, चलो नोट कर लो। हो गया। देखो अब एक क्वेश्चन है, ये आपको फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में डिस्टिंग्विश करके दिखाएगा। मतलब कभी फॉर्मेलिटी और नॉर्मैलिटी के बीच में ना कन्फ्यूजन हो जाती है, फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में। ठीक है, सो वो फॉर्मेलिटी और नॉर्मैलिटी के बीच में रिलेशन है, वो मैं बताऊंगी, पहले एक क्वेश्चन कर लो। ठीक है, चलिए। डिसॉल्विंग 0.1 मोल of NaCl in 1 liter of water gives solution containing 0.1 mole of Na plus और and 0.1 mole of Cl minus। ठीक है, देन फाइंड करना है हमें मोलैरिटी एंड फॉर्मेलिटी। ठीक है, चलो समझ गए, मोलैरिटी एंड फॉर्मेलिटी। देखो अब देखो फॉर्मेलिटी नॉर्मैलिटी, इसका हमें बोल रहा है आयंस का निकालने के लिए बोल रहा है, ये Na प्लस का और Cl माइनस का। देखो ध्यान से देखिए। तो अब है कि फॉर्मेलिटी तो आप निकाल लोगे, फॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी हमारी, ये है 0.1 मोल हमारे पास दिया हुआ है Na का प्लस का, और 0.1 मोल हमारे पास दिया हुआ है Cl माइनस का। ठीक है, तो ये फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मल चार्ज, मतलब 0.1 बाई वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू 0.14।
दोनों का एक ही होगा, ये 0.1 फॉर्म ऑफ Na+ का एंड 0.1 फॉर्म ऑफ Cl- का, ठीक है। लेकिन बोल रहा है अभी हमारे पास मोलारिटी कितना होगा, अब बताओ। मोलारिटी हमारी यहीं पे लिख लो, ये फॉर्मेलिटी का था, यहाँ पे सबसे पहले लिखो फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी लिखो, ये नीचे फिर दिखाई नहीं देगा, लिख लीजिए आप पहले। चलिए हो गया, हो गया, नोट कर लिया ये। अब इसमें बोलेगा कि आपको फॉर्मेलिटी ऑफ NaCl निकालने के लिए, तो वो भी हमारी वही होगी 0.1 फॉर्म ही होगी, तो ये भी लिख लो, फॉर्मेलिटी ऑफ NaCl, ये भी हो जाएगी 0.1 फॉर्म, ठीक है। ये भी लिख लो। बट तो बोल रहा है नॉर्मल फॉर्मेलिटी, अब मोलारिटी बोल रहा है NaCl का निकालने के लिए तो 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि इसमें डिसोसिएशन फॉर्मेलिटी का नहीं होता है ना, हम तो पूरा का पूरा मास मॉलिक्यूल का लेते हैं, एटम का लेते हैं। फॉर्मेलिटी आयंस के लिए उतना नहीं है उसको होता, नॉर्मेलिटी का बात, मोलारिटी का बात कर रही हूँ मैं। तो मोलारिटी हो जाएगा हमारा NaCl का 0, ठीक है। ये ऊपर वाला लिख लिए होंगे तो ऊपर लिखती हूँ मैं, नीचे का ये वाला लिख लेना। चलो लिखो, मोलारिटी करके लिखिए आप, molarity of NaCl is 0, therefore क्यों? नो डिसोसिएशन ही नहीं हो पाता, into Na+ एंड Cl-, ठीक है। देखो बोल रहे क्यों 0 हुआ, क्योंकि इसमें सोल्यूशन में हमारा एक सोल्यूशन था, कंटेनर में पानी था, उसमें NaCl था, तो Na+ और Cl- तो इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगी ना वो, तो हमें वो नहीं देखना है, हमें बस डिसोसिएशन का देख रहा है, हम वो इलेक्ट्रोलाइटिक फेज में नहीं लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पर डिसोसिएशन नहीं होता है वो NaCl का, ठीक है। वो तो घुल गया पानी में पूरा, और चार्जिक फॉर्म बनाना नहीं है, आयनिक फॉर्म, तो इसके लिए मोलारिटी हमारी 0 होती है, ये डिसोसिएट नहीं कर पाता है Na+ Cl- में, ठीक है। चलिए ये दोनों नॉर्मेलिटी क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिटी और मोलारिटी में मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती थी, तो मुझे लगा आप लोग को भी रहती होगी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। चलो फिर हो गया, ठीक है। तो आज यहीं तक पढ़ेंगे, हो गया, कंसंट्रेशन हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद हमें डिसोल्यूशन निकालना है, ठीक है, कैसे डिसॉल्व होता है, डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन निकालना है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हमारा जो होता है, जो M1V1 एक इक्वेशन पढ़े होगा कि M1V1 = M2V2, तो वो वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। चलिए समझ गए, चलो ठीक है। अब यहाँ तक में आपको जो भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं उसको दोबारा से कोशिश करूँगी आपको समझाना, तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो अगर आपको समझना है, चाहे कोई एक्स्ट्रा कोई टॉपिक समझनी हो, या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अगर आपको मतलब लेने हैं तो आप कमेंट में बताना, मैं फिर उसका क्वेश्चन बना के और आपको क्या बोलते हैं एक साथ में उसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। चलो ठीक है, तो ठीक है, और वीडियोज़ को ऐसे ही प्यार देते रहो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहना। चलिए ठीक है। चलो बाय।